हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल दृष्टि फॉर ऑल एग्ज़ाम में। जैसा कि आपको पता है कि हम वर्ल्ड ज्योग्राफी को लेके चल रहे हैं, जिसमें हमने अब तक 3 क्लास अपनी कर ली है। अब हमारी जो आज की क्लास है वो चौथी क्लास है, और इसमें हम आपकी जो है आगे की चीज़ें बढ़ाने वाले हैं। जिसमें हमने बात किया था कि हम अपनी दाब से यानी प्रेशर से बात शुरू करेंगे। तो अगर आपने जो पहली वाली क्लास नहीं देखी है, या आपकी इंडियन ज्योग्राफी जो ख़त्म हो चुकी है अगर नहीं देखी है, तो आप देख लीजिए। बहुत अच्छी क्लासेस हैं, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। आप अगर यूपीएससी, यूपीपीसीएस, आरओआर या आप यूपी पुलिस या आरपीएफ या कोई भी एग्ज़ाम, बीपीएससी यहाँ तक कि तो बीपीएससी के एग्ज़ाम भी दे रहे हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे उनको भी तैयारी में आसानी हो सके। तो इस तरीके से आज हमारी चौथी क्लास है, और आज क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं वो प्रेशर से बात शुरू करेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं और क्या है अपनी क्लासेस में देखने के लिए आज और पढ़ने के लिए, तो वो उस पर हम बात कर लेते हैं। तो मैंने कहा था कि आपको जो है अगली क्लास में जो चीज़ें करवाई जाएंगी वो प्रेशर यानी दाब से बात शुरू होगी। तो आज की क्लास हमारी दाब यानी प्रेशर से शुरू होने वाली है, और प्रेशर से बात शुरू होगी। तो मैंने आपको बताया था आगे कि हम जो पिछले क्लासेस में तापमान वगैरह को लेके बात कर चुके थे, तो उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। और दाब प्रेशर हम पहले जान लेते हैं, फिर हम प्रेशर बेल्ट जानेंगे। जो आप सभी समझते हैं कि जो पृथ्वी पे यानी अर्थ पे हम 7 तरीके की बेल्ट जानते हैं, 7 बेल्ट होती हैं। वो बेल्ट प्रेशर बेल्ट कहलाती हैं, यानी दाब कटिबंध कहलाती हैं। तो वो दाब कटिबंध कैसे बनता है, प्रेशर क्या है, तो प्रेशर क्या डिसाइड करता है, वो सारी बातें आज जानने वाले हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो दाब क्या है, तो दाब क्या है आप सभी जानते हैं कि दाब का मतलब होता है किसी एक एरिया में जब किसी के ऊपर प्रेशर लगाया जाता है, किसी के ऊपर अगर प्रभाव डाला जाता है, तो वो एक तरीके से प्रेशर माना जाता है, यानी दाब माना जाता है। यानी आप अगर इसको डिफाइन करें तो प्रेशर क्या होता है कि आप सभी जानते हैं प्रेशर क्या होता है कि फोर्स अपॉन एरिया होता है। यानी अगर आप फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो एफ अपॉन ए होता है। किसी भी एक क्षेत्र पे कितना बल काम कर रहा है, कितना दबाव या प्रेशर या जो है बल काम कर रहा है किसी एक इकाई यूनिट पे, एक क्षेत्र पर, तो उसको हम प्रेशर के रूप में देखते हैं। तो अगर आप इस तरीके से समझें तो आप पृथ्वी पे कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं प्रेशर को। जैसे मान लेते हैं कि ये एक आपका मैदान है, फिर ये पठार का एरिया है, फिर ये पर्वत का एरिया है। तो इन एरियाज़ में किस तरीके से आपको प्रेशर में परिवर्तन देखने को मिलेगा, तो हम आज जो है वो समझेंगे कि किस तरीके से प्रेशर, आप समझेंगे कि प्रेशर क्या है कि किसी एक एरिया में, किसी एक क्षेत्र पे पड़ने वाले बल को और उसके जो माप होता है उसके अनुपात को क्या बोलते हैं, दाब बोलते हैं, यानी प्रेशर बोलते हैं। तो अब दाब क्या है कि दाब जो होता है वो किसी न किसी जो है बल के वजह से हम एक चेक कर पाते हैं कि दाब कितना होगा। तो आप जब देखेंगे कि मैदान पे जब वायुमंडल का दाब कितना पड़ रहा है, पठारों के ऊपर दाब कितना पड़ रहा है, यानी किसी भी जगह पे अगर आप ये देखेंगे कि वायुमंडल कितना दाब डाल रहा है, तो उसको हम वायुमंडलीय दाब यानी कि आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। तो इस तरीके से आप देखें तो वायुमंडल मान लेते हैं कि हम इस तरीके से देख रहे हैं कि वायुमंडल ने मैदान पे इस तरीके से प्रेशर डाला, वायुमंडल ने इस तरीके से प्रेशर डाला, तो इसको मान लेते हैं कि ए प्रेशर है, इसको एच ए मान लेते हैं। ये एच ए प्रेशर पड़ रहा है मैदानों पे। तो आपको मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि ऊंचाई के साथ कैसे कैसे हमको प्रेशर में जो है कमी देखने को मिलती है। तो अगर दूसरी आपको हेडिंग भी बनानी पड़े, आप चाहें तो बना सकते हैं कि प्रेशर जो होता है यानी कि दाब जो होता है, प्रेशर डिक्रीज विद क्या होता है, डिक्रीज विद अल्टीट्यूड। तो अल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई। तो डिक्रीज यानी प्रेशर जो यानी दाब होता है वो ऊंचाई के हिसाब से देखा जाए तो क्या होता है, डिक्रीज होता है, यानी कम होता है। वो कैसे होता है, ऊंचाई के हिसाब से कैसे दाब कम होता है उसको देखें। तो मैंने ये दिखाया कि ये मैदानी एरिया है, ये मान लो प्लेन एरिया है, ठीक है। तो ये मान लो प्लेन है यानी कि मैदान है, इस पर प्रेशर पड़ रहा है वायुमंडल का। ये आपका पठार है, इस पर अलग प्रेशर पड़ रहा है, इसको हम एच बी मान लेते हैं। और ये आपके जो हैं इसको मैं हटा देता हूँ, और इस पे मान लेते हैं कि ये आपका पर्वत है और इस पे अलग प्रेशर पड़ रहा है, और इसको एच सी मान लेते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे जो ये कॉलम बन रहा है, जो ये क्या है, एक तरीके से क्या है, ये कॉलम यानी स्तंभ है, यानी क्या है, ये स्तंभ है। तो ये स्तंभ की ऊंचाई जो है वो कम होती जा रही है। तो आप देख रहे हैं कि इसका मतलब क्या हुआ कि जितने
जिस एरिया में जितना वायुमंडल का दाब ज़्यादा दिखेगा वो आपको वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा दिखेगा। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जा रहे हैं हमारा प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं कि हम जो है इस तरीके से देख सकते हैं कि एच ए हमारा क्या है, सबसे ज़्यादा है, फिर हमारा एच बी जो है वो क्या है, उससे कम है, एच सी जो है वो उससे कम है। तो हाइट हम जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, 3 हमने कॉलम एग्जाम्पल लिए थे, और इनमें अगर ऐसे ना लिख के तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जैसे जैसे हम हाइट ए यानी कि मैदानों में कॉलम देखें कि स्तंभ हमारा कितना है, हमने पठार पे देखा और फिर हमने पर्वत पे देखा, तो हमने हाइट यानी ए बी सी मान लिया। अब इस पे प्रेशर मान लेते हैं कि यहाँ पे प्रेशर पड़ रहा है पी ए, यहाँ पे प्रेशर पड़ रहा है पी बी, और यहाँ पे प्रेशर पड़ रहा है पी सी। तो आप अपने हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जितना बड़ा कॉलम होगा, जितना कॉलम के हिसाब से दाब पड़ रहा है, वो आपका क्या होगा, सबसे ज़्यादा प्रेशर वहाँ पे लग रहा होगा। तो यहाँ पे पी ए पे क्या है, प्रेशर सबसे ज़्यादा है, तो पी ए पे प्रेशर क्या है, सबसे ज़्यादा है, पी बी पे उससे कम है, और पी सी पे सबसे कम है। तो आप देख रहे हैं कि ऊंचाई के बढ़ने पे प्रेशर क्या होता है, कम होता जाता है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद दूसरा, प्रेशर जैसे किस वजह से भी कम होता है, किस वजह से परिवर्तित होता है, तो अगर उसको भी देखें तो एक और तरीका होता है जो मैंने आपको बताया था टेम्परेचर का, यानी तापमान का अंतर भी, तापमान की वजह से भी प्रेशर में क्या होता है, अंतर आता है। तो तापमान की वजह से कैसे अंतर आता है, तो वो आप समझ सकते हैं। तापमान की वजह से मैंने आपको बताया था कि अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो प्रेशर क्या होता है, कम होता है। आपको मैंने बताया हुआ था कि टेम्परेचर के बढ़ने पे क्या होता है, प्रेशर जो होता है आपका वो कम होता है। लेकिन ऐसे ही अगर उल्टा देखें इसको, तो टेम्परेचर अगर कम होगा तो आपका प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे हम तापमान बढ़ाते हैं हमारा प्रेशर कम होता है। मैंने आपको समझाया हुआ था कि 0 डिग्री यानी हमारी विषुवत रेखा जो होती है, वहाँ पे क्या होता है कि टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो हमारा प्रेशर क्या होता है, वहाँ पे लो होता है। ऐसे ही जब हम ध्रुवों पे जाते हैं, 90 डिग्री पे जाते हैं, तो वहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, बहुत कम होता है, तो प्रेशर सबसे ज़्यादा वहाँ पे देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि एक तो ऊंचाई के हिसाब से हम दाब में परिवर्तन देखते हैं, और एक हम देखते हैं तापमान में परिवर्तन के हिसाब से भी हम दाब में परिवर्तन देखते हैं। तो ये हो गई दाब की कहानी। अब हम दाब कटिबंधों को समझेंगे कि दाब कटिबंध क्या होते हैं। दाब कटिबंध आप हेडिंग बना सकते हैं, यानी इनको प्रेशर बेल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेशर बेल्ट कहते हैं। तो दोनों में आप लिख लीजिए, क्योंकि कई बार दोनों प्रेशर बेल्ट भी लिखा आ जाता है दाब कटिबंध की जगह। तो हमारी पृथ्वी पे मैंने आपको बता रहा था कि जैसे हमारी पृथ्वी पे 7 बेल्ट देखी जाती हैं, 7 तरीके की जो हैं प्रेशर बेल्ट देखी जाती हैं, दाब कटिबंध देखे जाते हैं। अब वो किस तरीके से होते हैं मैं आपको पूरी कहानी इसकी समझाऊंगा। तो बस आप मेरे साथ बनाते रहिए और मेरे साथ जो है चीज़ें ड्रॉ करते रहिए, आपको पता चल जाएगा। जैसे मैंने बताया कि दाब कटिबंध, मैंने प्रेशर बताया आपको, तो मैंने आपको एक चीज़ भी बता रहा हूँ कि यहाँ पे क्या लाइन होती है, ये विषुवत लाइन होती है, इक्वेटर होता है, यानी इसी को क्या बोलते हैं, 0 डिग्री विषुवत रेखा। तो इसको विषुवत रेखा कहते हैं, आप सभी जानते हैं। तो मैंने बताया था कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सूर्य की किरणें डायरेक्ट पड़ती हैं, तो इसी वजह से यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। तो टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, सबसे ज़्यादा है, टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है। तो मैंने बताया अभी कि टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, लो होगा। तो यहाँ पे किस तरीके की बेल्ट बनेगी, तो यहाँ पे हम टेम्परेचर और प्रेशर के हिसाब से देखते हैं कि पूरी पृथ्वी पे कितनी बेल्ट बन जाती हैं, कितने कटिबंध बन जाते हैं। कटिबंध का मतलब एक क्षेत्र जो है, आपको एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से अलग होता हुआ जब दिखता है तो उसको हम कटिबंध का नाम देते हैं। तो आप कटिबंध देखें कि कटिबंध एक जो आपका कटिबंध ये बनेगा, तो ये कौन सा कटिबंध बन रहा है 0 डिग्री पे, तो 0 डिग्री पे जो आपका बन रहा है वो 0 डिग्री के आसपास आपका कौन सा बनता है। तो आप सभी जान सकते हैं, इसको समझ सकते हैं कि इसको क्या बोलेंगे, तो विषुवत रेखीय निम्न दाब कटिबंध बोलते हैं। तो मैं आपको लिख देता हूँ, तो इसको क्या बोलते हैं, विषुवत रेखीय निम्न वायु दाब कटिबंध।
तो ये मैंने आपको बताया कि कटिबंध का मतलब हुआ एक क्षेत्र जो है दूसरे क्षेत्र से अलग हो रहा है, तो वो पूरा क्षेत्र क्या कहलाता है, वो कटिबंध कहलाता है। तो जैसे लो प्रेशर का कटिबंध है, ऐसे ही हाई प्रेशर का कटिबंध होता है। तो इस तरीके से कटिबंधों का चेंजेस जो देखेंगे वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो पहला आपका हो गया 0 डिग्री पे विषुवत रेखा पे विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब कटिबंध, ये आप समझ होंगे। और कटिबंध को कई बार क्या होता है, जो बेल्ट हम बोल रहे हैं, जो क्षेत्र बोल रहे हैं, इसी को पेटी भी कहते हैं। तो बेल्ट को हिंदी में पेटी बोलते हैं, आप सभी समझते हैं। तो आपकी जो प्रेशर बेल्ट बनी, जो इक्वेटर वाली प्रेशर बेल्ट बनी, लो प्रेशर बेल्ट जो बनी है, तो वो हमारी ये समझ में आ गई। अब हम देखते हैं कि पृथ्वी पे जो 7 हैं वो किस तरीके से बनती हैं। तो एक डायग्राम मैं आपके लिए बना रहा हूँ, आप मेरे साथ बना सकते हैं। तो एक मान लेते हैं ये हमारा सर्किल है, और ये हमने अभी पढ़ ली अपनी 0 डिग्री वाली, जिसको हमने नाम दिया था अपनी विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी। तो इसको मैं इंग्लिश में भी लिख सकता हूँ कि इक्वेटर या इक्वेटेरियल भी बोलते हैं इसको, इक्वेटेरियल लो प्रेशर बेल्ट। बेल्ट मतलब पेटी, पेटी तो बेल्ट मतलब पेटी। तो ये आपकी हो गई 0 डिग्री पे, जिसको हमने बात की कि आपकी कौन सी है, विषुवत रेखीय। अब इसके ऊपर जब जाते हैं तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है पुरानी क्लासेस में कि जो 30 डिग्री लाइन आती है, 30 डिग्री की लाइन जो आती है, यानी कि जो कटिबंध आपको देखने को मिलेगा, तो 30 डिग्री पे क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे टेम्परेचर तो ज़्यादा होता है, लेकिन क्या हो जाता है, यहाँ पे हाई प्रेशर हो जाता है। यहाँ पे हाई प्रेशर किसकी वजह से होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। एक आपका गुरुत्वाकर्षण होता है, और एक आपका अभिकेंद्रीय बल काम करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे उच्च वायु दाब बन जाता है, यानी हाई प्रेशर बनता है। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हवाएं जो हैं बैठने लगती हैं, तो वो कैसे बैठती हैं, कैसे यहाँ पे जो हाई प्रेशर बनता है उसके बारे में इसके बाद हम चर्चा करेंगे। फिलहाल आप ये समझिए कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हाई प्रेशर वाली बेल्ट बनती है, यहाँ पे क्या बन रही थी, लो प्रेशर की बेल्ट बन रही थी। तो यहाँ पे जब हाई प्रेशर वाली बनती है तो इसका नाम जो हो जाएगा वो, क्योंकि ये क्या क्षेत्र कहलाता है, ये मैंने आपको बताया 30 डिग्री से 30 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र होता है, ये क्षेत्र क्या कहलाता है, ये उष्ण कटिबंध कहलाता है। ये क्या कहलाता है, ये उष्ण कटिबंध कहलाता है। वैसे तो 23.5 बोलते हैं, लेकिन अगर 30 और 30 को माने तो 30 डिग्री जो है उत्तरी और 30 डिग्री दक्षिणी में आपका जो बीच का क्षेत्र होता है वो आपका क्या कहलाता है, उष्ण कटिबंध कहलाता है। तो अब 30 के आसपास का जो एरिया होगा, 30 से आसपास का जो एरिया होगा उसको क्या बोलेंगे, तो उष्ण भी है। और ऊपर से आप जब देखते हैं यहाँ 60 डिग्री से, तो यहाँ से 60 से तो यहाँ पे शीतोष्ण का क्षेत्र भी आ जाता है, यानी ठंडा क्षेत्र भी आ जाता है। तो ठंडे और गर्म का जो क्षेत्र मिलता है, तो इसी वजह से इसका जो नाम दिया जाता है 30 वाले का, तो इसको उपोष्ण बोला जाता है, इसको उपोष्ण कटिबंधीय कहा जाता है, उपोष्ण कटिबंधीय इसको कहा जाता है। तो उपोष्ण कटिबंधीय, अब मैंने आपको बताया ये क्या है, हाई प्रेशर बेल्ट है, तो यानी उच्च वायुदाब की पेटी है। तो इसका क्या नाम हो जाएगा पूरा कि उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी, उच्च वायुदाब की पेटी। तो ये आपकी क्या हो गई, ये हाई प्रेशर बेल्ट की पेटी हो गई। इसी तरीके से अब ये ऊपर बनी है तो नीचे भी होगी, आपको समझ रहे हैं, 30 डिग्री ये और 30 डिग्री ये, तो दो रेखाएं, दो आपके कटिबंध कौन से हो गए, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी हो गई। एक आपकी हो गई निम्न वायुदाब की पेटी, तो 3 आप समझ गए। चौथी वाली समझते हैं आपकी 60 डिग्री इधर और 60 डिग्री इधर। तो 60 डिग्री पे आपको कौन सी दाब की पेटी मिलेगी, तो जब यहाँ पे लो प्रेशर है, यहाँ पे हाई प्रेशर है, तो यहाँ पे कौन सा बनता है, यहाँ पे लो प्रेशर बनता है। अब यहाँ पे लो प्रेशर बनता है क्योंकि यहाँ से जब गर्म हवाएं जाएंगी और ऊपर से जब ठंडी हवाएं आती हैं, तो यहाँ पे जो है लो प्रेशर का कंडीशन देखी जाती है। तो लो प्रेशर की जब बेल्ट बनेगी और 60 डिग्री पे बनेगी, तो आप इसको क्या नाम दिया जाएगा, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री है, तो यहाँ पे कौन से क्षेत्र है, यहाँ पे ध्रुवीय क्षेत्र है। तो यहाँ पे कौन से हैं, ध्रुवीय क्षेत्र है, यहाँ पे क्या है, ध्रुवीय क्षेत्र है, यानी कि यहाँ पे कौन सी बेल्ट है आपकी, हाई प्रेशर बेल्ट है। तो यहाँ पे कौन सी बेल्ट है, यहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट होती है। लेकिन ये कि चूँकि पॉइंट है तो हम इस एंगल से इसको देखेंगे
कि आप यहाँ पे कौन सा देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जब ध्रुवीय क्षेत्र और आपका शीतोष्ण क्षेत्र मिलता है तो इसका दूसरा नाम हो जाता है, इसको उपध्रुवीय बोलते हैं। यानी ध्रुवीय पूरा नहीं है, पूरा कौन सा वाला है 90 डिग्री, तो उसका आधा यानी कि वहाँ पे ठंडी क्षेत्र मिलेंगे लेकिन कम मिलेंगे, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको उपध्रुवीय निम्न वायुदाब क्षेत्र बोलते हैं। तो आप इससे क्या अंदाज़ा लगाएंगे, इसका क्या नाम रखेंगे कि इसको क्या बोलेंगे, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब का क्षेत्र। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी पेटियाँ बन रही है, यहाँ पे 7 पेटियाँ आपको देखने को मिल जाती हैं, जिसमें से जो है हम बात करेंगे कि 4 जो पेटियाँ हैं वो आपकी कैसी होंगी, वो मैकेनिकल इंड्यूस्ड होती है, यानी यांत्रिक जनित होती है, मैकेनिकली बनाई जाती हैं। तो वो किस तरीके से बनती हैं हम बात करेंगे, किस तरीके से बनती हैं, इसके बाद जो डायग्राम होगा उसमें आप आसानी से वो समझ सकते हैं। और बाकी जो आपकी 3 है 4 के बाद, जैसे मैं आपको काउंटिंग कर देता हूँ कि जी 1 हो गई आपकी ये वाली, 2 आपकी ये हो गई, 3 आपकी ये हो गई, 4 आपकी ये हो गई, 5 आपकी ये हो गई, और 6 आपकी ये हो गई, और 7 आपकी ये हो गई। तो इस तरीके से 7 बेल्ट बनती हैं। और ये वाली जो मैं 90 डिग्री बता रहा हूँ, ये तो आप ऑटोमेटिक लिख सकते हैं, इसको कौन सी पेटी बोलेंगे, तो इसको ध्रुवीय उच्च दाब की पेटी बोलेंगे, यानी इसको ध्रुवीय उच्च वायुदाब या दाब की पेटी बोलते हैं। तो आप 3 तरह की कंडीशन समझ रहे हैं कि लो प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर। तो ये लो प्रेशर, हाई प्रेशर आप समझ पा रहे हैं। तो इस तरीके से इसमें चेंजेस आते हैं। तो ये पृथ्वी पे कितनी बेल्ट पाई जाती हैं, 7 बेल्ट। उसमें से 3 बेल्ट टेम्परेचर से डिसाइड होती हैं, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, कम है, यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, कम है, दोनों जगह टेम्परेचर कम है। लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर जो 0 डिग्री है, तो यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है। तो ये किस तरीके की पेटियाँ हो गई, किस तरीके की वायुदाब की जो बेल्ट है वो कैसी हो गई, तो ये तापीय पेटियाँ कहलाती हैं, ये तापीय पेटियाँ कहलाती हैं। तो आपकी पेटियाँ 3 कौन सी हो गई, एक तो आपकी हो गई ये वाली, मैं दूसरे कलर से दिखाता हूँ, एक सेकेंड। एक तो ये हो गई, एक आपकी ये हो गई, और एक आपकी ये खुद हो गई 0, जो आपकी 0 डिग्री वाली है। तो 3 पेटियाँ आपकी कौन सी हैं, 3 पेटियाँ आपकी हैं, आपकी तापीय कटिबंध हैं, तापीय पेटियाँ हैं। इसके बाद जो 4 बचती हैं, जो 30 वाली जो हैं, ये वाली, ये वाली, और ये वाली, और ये वाली, तो ये कैसी होती हैं, ये आपकी कौन सी होती है, मैं आपको इधर बना के दिखा देता हूँ। आप इस तरीके से मत बनाइए, आप चाहें तो अलग से लिख सकते हैं, 30 डिग्री, 30 डिग्री, या 60 डिग्री और 60 डिग्री। ये जो पेटियाँ हैं, ये कैसी पेटियाँ हैं, तो ये पेटियाँ आपकी मैकेनिकल इंड्यूस्ड हैं, यानी यांत्रिक जनित हैं। कैसी हैं, यांत्रिक जनित। तो इनको यांत्रिक जनित वायुदाब पेटी बोलते हैं। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, वायुदाब पेटी। अब वायुदाब पेटी यांत्रिक जनित का मतलब क्या हुआ, मैकेनिकल तरीके से बनी है। तो मैंने आपको बताया कि ये किस तरीके से बनती हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से बनती है। कि ये एक तो गुरुत्वाकर्षण बल, इस पे गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है। दूसरा बल काम करता है जो आपका मैंने बताया कि अभिकेंद्रीय बल काम करता है। कौन सा करता है, तो अभिकेंद्रीय बल काम करता है। तो ये 2 बल की वजह से क्या होता है, यहाँ पे हवाएं जो 30 डिग्री पे नीचे बैठने लगती हैं। तो वो किस तरीके से बैठती है, हम एक अभी डायग्राम बनाएंगे, उसमें आपको समझाएंगे। इस तरीके से ये 30 डिग्री वाली किस तरीके की हो गई, यांत्रिक जनित हो गई। अब 60 डिग्री वाली कैसे यांत्रिक जनित कहलाएंगी, तो उन पे बात कर लें, उनके बारे में बात करें। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि 60 डिग्री पे जो 30 डिग्री से गर्म हवाएं जा रही थी, और 90 डिग्री से जो आपकी ठंडी हवाएं आ रही थी, तो ये 90 से आ रही हैं, ये 30 से आ रही हैं। ये इनको पछुआ पवन बोलते हैं। अब पवनें क्या हैं हम बात करेंगे, पछुआ पवन बोलते हैं इनको। और ये आपकी कौन सी हैं, इनको ध्रुवीय पवन बोलते हैं। तो ये कौन सी हैं, ध्रुवीय पवन है, ये पछुआ पवन है। और ये गर्म है और ये ठंडी है।
अब ये जब दोनों मिलती हैं तो ये कहाँ पे मिलती हैं, तो ये 60 डिग्री के क्षेत्र पे आके मिलती हैं। और जब 60 डिग्री के क्षेत्र में आके मिलती हैं तो यहीं पे इन दोनों का टकराव होता है और यहाँ पे एक बाताग्र का निर्माण होता है। बाताग्र का निर्माण होता है जिसको फ्रंट बोलते हैं, फ्रंटल भी कहा जाता है। तो बाताग्र की जो है यहाँ पे जो संरचना बनती है, जिसको जो किस तरीके का जो ढाल होता है, एक ढलुआ सतह होती है, ढाल के रूप में होती है। तो जब इनकी अलग अलग गर्म और ठंडी अलग अलग प्रकृति होती है तो क्या होता है कि गर्म हवा जो होती है वो इस ठंडी हवा के ऊपर क्या होती है, चढ़ने लगती है। जैसे मैं आपको दिखा दूं कि जैसे ये गर्म है और ये ठंडी से जब मिलेगी तो ये जब ठंडी मिलेगी और यहाँ पे तो इस तरीके से गर्म हवा ऊपर उठेगी और ये हवा जो है नीचे बैठेगी। तो ये बैठेगी तो एक ऐसे जो है एक जो दीवार टाइप की बनेगी, उसी को हम फ्रंटल यानी बाताग्र का नाम देते हैं। तो जो इस तरीके से घटना हो रही है इसको भी क्या बोलते हैं, इसको भी यांत्रिक जनित कहते हैं। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, आप दो तरीके की अलग अलग घटनाएं देख रहे हैं। और मैकेनिकल का मतलब ही है कि जहाँ पे कोई किसी की वजह से बन रहा हो उसको ही हम यांत्रिक जनित बोलते हैं। तो यहाँ पे 60 डिग्री की दोनों प्लेटें जो हैं वो दो प्लेट वो यांत्रिक जनित, और 30 डिग्री वाली किसकी वजह से बन रही हैं, तो गुरुत्वाकर्षण बल और आपका अभिकेंद्री बल की वजह से बन रही है। वो किस तरीके से हो रही, क्या हो रहा है, हम बात करेंगे। तो मैंने आपको लिखा दिया कि एक तो 7 पेटियां हैं हमारी धरती पृथ्वी के ऊपर बनाई जाती हैं, तो वो उनके हमने नाम लिखे। एक तो आपकी निम्न वायुदाब की पेटी, फिर हमने बात की कि उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी, फिर हमने बात की उपध्रुवीय निम्न वायुदाब का क्षेत्र वाली पेटी, फिर हमने बात की ध्रुवीय उच्च दाब की पेटी। तो इस तरीके से 4 ये और ऊपर 3 हो जाती हैं। तो 3 और ये आपकी टोटल कितनी हो गई, 7 हो गई। तो 4 और 3 7 होगी। अब ये पेटियां किस तरीके से बनी, हमने ये बात की कि 3 पेटियां जो हैं वो दाब जो आपका तापी कटिबंध से बनी हैं, और 4 पेटियां जो बनी हैं आपकी वो यांत्रिक जनित हैं। यांत्रिक जनित हैं यानी मैकेनिकली इंड्यूस्ड हैं। तो मैकेनिकली क्या है, इंड्यूस्ड हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैकेनिकली इंड्यूस है, अब आप लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं। तो मैकेनिकली इंड्यूस्ड, तो इस तरीके से ये बनी हुई हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब जो मैं आपको बता रहा था कि किस तरीके से ये बदलती हैं, कैसे होता है, तो उसको हम अगली वाली आपकी हेडिंग में पढ़ने वाले हैं। तो आप इसमें हेडिंग डाल सकते हैं कि आपका जो एटमॉस्फेरिक परिसंचरण होता है, यानी कि वायुमंडलीय परिसंचरण होता है, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन होता है, उसके हिसाब से हम समझ लेते हैं कि कैसे हवाएं जब चलती हैं तो वायुदाब पेटियों में कैसे परिवर्तन आता है। तो हम देख लेते हैं, इसमें आप चाहें तो हेडिंग बना लीजिए कि आपका क्या है, एटमॉस्फेरिक ये आर है, ध्यान रखिएगा, सर्कुलेशन। तो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, इसी को हिंदी में बोलते हैं वायुमंडलीय परिसंचरण। वायुमंडलीय परिसंचरण, अब ये क्या होता है वायुमंडलीय परिसंचरण, तो बेसिकली हवाओं का जो एटमॉस्फेयर में हवाएं जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती हैं, बनती कैसे हैं और किस तरीके से जो ये चलती हैं, तो इसी को हम परिसंचरण को सर्कुलेशन कहते हैं, हवाओं का सर्कुलेशन कहते हैं। तो इसी में वायुमंडल में जब इनका हवाओं का सर्कुलेशन होता है, उससे पेटियां बनना वो कैसे डिसाइड होती हैं, वो सारी हम बात करेंगे। तो एक डायग्राम मैं बनाऊंगा, इससे आपको पूरी क्लियरिटी हो जाएगी, जो हमने अभी तक बात की है वो सारी बात हो जाएगी। तो एक तरीके से ऐसे मेरे साथ डायग्राम बनाइए, मैं जैसे जैसे बनाते जा रहा हूँ आप बनाइए, आपको मज़ा आएगा इसको समझने में। एक आपका ये 0 डिग्री मैंने आपको पढ़ाया अभी, जिस पे क्या है आपका लो प्रेशर बन रहा है, आप इस तरीके से बनाते जाइए मेरे साथ। फिर मैंने आपको बताया ये 30 डिग्री, इधर भी 30 डिग्री है, तो एक तरफ का समझ लेंगे, दूसरी तरफ का सेम हो जाता है तो आप जो है उसमें दिक्कत नहीं आएगी। एक तरफ का समझ जाइए, दूसरी तरफ का वही सेम रहता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से हम बना लेते हैं, जैसे हमने बात की कि पृथ्वी पे हमने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री इस तरीके से बात की थी। फिर हमने बात की थी कि जो 0 डिग्री है वहाँ पे कौन सा प्रेशर है, लो प्रेशर है। फिर 30 डिग्री पे हमने कहा था हाई प्रेशर है। फिर 60 डिग्री पे हमने कहा था यहाँ पे लो प्रेशर है। और फिर 90 डिग्री पे हमने कहा था कि यहाँ पे कौन सा प्रेशर है, हाई प्रेशर है। तो इस तरीके से हमने बात की। फिर हमने बात की थी कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, एक सेकेंड, यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, यहाँ पे हाई होता है।
यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, यहाँ पे हाई होता है। मैंने ऐसी इस तरीके से आपको बताया। और जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, कम होता जाता है। तो मैंने आपको यहाँ पे टेम्परेचर क्या हुआ, यहाँ पे कम हो गया, यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है। तो मैंने आपको पुरानी क्लासेस में बताया था कि टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो हवाएं क्या होती हैं, ऊपर उठती हैं। और हवाएं ऊपर उठती हैं तो क्या होगा कि यहाँ पे आपको दोनों तरफ क्या दिख रहा है, यहाँ पे हाई प्रेशर है। तो हाई प्रेशर से क्या होती है, हवाएं जो हैं इस तरफ आती हैं, हवाएं इस तरफ आती हैं और फिर जो है हवाएं ऊपर उठती हैं। हवाएं क्या हैं, ऊपर उठती हैं। क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर है, लो प्रेशर है तो क्या है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक की तरफ हवाएं चलती हैं। ये हमने पुरानी क्लासेस में बात की थी। तो हवाएं क्या है, हो रही हैं, ऊपर जा रही हैं। हवाएं क्या हो रही हैं, ऊपर जा रही हैं। ऊपर जाने के कंडीशन को क्या बोलते हैं, आरोहण बोलते हैं। आपको मैंने बताया हुआ है कि आरोहण इनको बोलते हैं। एक सेकेंड, आरोहण, हाँ ठीक है। तो आरोहण, हवाओं का आरोहण होता है, यानी ऊपर जाती हैं वो। तो ये जो हवाएं ऊपर जा रही हैं, फिर ये क्या होता है, जब ऊपर जाके ठंडी होती हैं, क्योंकि इनका अब नीचे क्या था, टेम्परेचर ज़्यादा था, हवाएं ऊपर उठी, तो इनको जो ये कौन सी क्रिया कर रही थी, ये कन्वेक्शन की क्रिया कर रही थी। मैंने आपको बताया कि संवहन के तरीके से वो ऊपर जाती हैं। तो संवहन के तरीके से ऊपर गई और फिर ऊपर जाके वो ठंडी हो जाती हैं। तो ठंडी होने के बाद क्या है, वो इस तरीके से मुड़ने लगती हैं। तो इस तरीके से वो 30 डिग्री के नीचे आने लगती हैं। और ये जब ऊपर जाती हैं तो क्या करती हैं, बादलों का निर्माण भी करती हैं, बादलों का निर्माण भी करती हैं। तो जब बादल निर्माण होते हैं तो बादलों की वजह से क्या होता है, यहाँ पे वर्षा भी होती है। तो ये एक बात आपको समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे वर्षा भी हो रही है। इसीलिए विषुवत रेखा पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से हवाएं जो होती हैं वहाँ पे आती हैं और ऊपर उठती हैं और फिर बादल का निर्माण करती हैं। और बादल का निर्माण करने की वजह से वहाँ पे वर्षा अधिकतर देखी जाती है। तो 0 डिग्री से के आसपास आपको वर्षा क्या होगी, वहाँ सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके बाद जब ये हवाएं नीचे बैठती हैं, तो हवाएं नीचे क्यों बैठती हैं, क्योंकि यहाँ पे तो हवा हाई प्रेशर है। तो हाई प्रेशर नीचे बनता कैसे है, बनता इसीलिए क्योंकि यहाँ पे जो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है, मैंने आपको बताया कि अभिकेंद्रीय बल काम करता है। इसके अलावा गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है। तो 2 बल इसमें काम कर रहे होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, हवाएं नीचे बैठने लगती हैं। यहाँ पे हवाएं क्या हैं, नीचे बैठने लगती हैं। तो ये हवाएं नीचे बैठती हैं और जब ये हवाएं नीचे आती हैं तो 2 भागों में बट जाती हैं। एक हवा इधर जाती है और दूसरी हवा जो है वो इस तरफ जो है 0 डिग्री की तरफ जाती है। तो एक हवा जो है इस तरफ जा रही है और एक हवा इस तरफ जा रही है। तो दोनों 30 डिग्री पे आके बट जाती हैं। तो जो 0 डिग्री की तरफ हवाएं आती हैं, जो 0 डिग्री की तरफ हवाएं आती हैं, इनका क्या नाम दिया जाता है, इनको ट्रेड विंड कहते हैं। क्या बोलते हैं, इनको ट्रेड विंड कहते हैं, यानी इनको व्यापारिक पवनें कहा जाता है। इनको क्या नाम दिया जाता है, व्यापारिक पवनें नाम दिया जाता है। तो इनको क्या बोल रहे हैं, व्यापारिक पवनें, जो 30 डिग्री से 0 डिग्री की तरफ आ रही हैं, इनको ट्रेड विंड यानी व्यापारिक पवनें कहा जाता है। अब आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे इसको मैं आरोहण को हटा देता हूँ, आपने लिख लिया होगा तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि हवाएं नीचे बैठ रही थी, हवाएं नीचे आ रही थी और ये 2 भागों में बटी। 2 भागों में बटने की वजह से एक तरफ 0 डिग्री की तरफ जो आ रही हैं वो क्या कहला रही हैं, तो वो आपकी ट्रेड विंड कहला रही हैं। तो आप देख रहे होंगे कि एक सर्किल सा बन रहा है, तो एक सेल बन रहा है, एक साइकिल सा बन रही है, एक साइकिल सी बन रही है ये वाली। तो ये साइकिल सी बन रही है, एक सेकंड में इनको थोड़ा सा आपको अच्छे से दिखाता हूँ। तो एक साइकिल सी आपको बन रही होगी, दिख रही होगी इस तरीके से, एक सेल बन रही होगी। एक कोशिका का निर्माण होता है। तो इसी को कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो इसका नाम क्या होता है, इसको हैडली सेल बोलते हैं। इसको क्या नाम देते हैं, हैडली सेल। इसको हैडली सेल नाम दिया जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पहली जो ट्रेड विंड हमारी बन रही है तो वहाँ पे कौन सी साइकिल बनती है, हैडली सेल की सेल बनता है, एक कोशिका बनती है। ठीक है, तो हैडली कोशिका एक बनती है। ये वैज्ञानिक थे, इनके नाम पे ही इसको रखा गया। तो इस तरीके से हवाएं उठी 0 डिग्री पे, यानी जिसको विषुवत रेखा बोलते हैं। विषुवत रेखा से हवाएं उठती हैं, फिर वो आपके उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र पे जाके नीचे बैठती हैं, हाई प्रेशर वहाँ पे बनता है। वहाँ पे हवाएं 2 भागों में बंटती हैं। 0 डिग्री की तरफ जाने वाली को ट्रेड विंड यानी व्यापारिक पवनें कहते हैं, और जो दूसरी तरफ जा रही हैं इनको क्या नाम दिया जाता है, तो आप सभी जानते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि इनको पछुआ पवनें कहा जाता है। इनको पछुआ पवनें कहते हैं। पछुआ पवनें कहते हैं, यानी इनको इंग्लिश में वेस्टर्ली बोलते हैं, वेस्टर्ली विंड। तो वेस्टर्ली अब बात करेंगे अभी इसके ऊपर।
पर अभी आप हिंदी में समझिए कि पछुआ पवनें इनको कहते हैं। तो अब ये पछुआ पवनें जब जाती हैं और यहाँ पे मैंने आपको बताया 90 डिग्री पे कि यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे 90 डिग्री पे हाई प्रेशर होता है। तो हाई प्रेशर पे क्या होता है कि यहाँ पे जो हाई प्रेशर है और यहाँ पे मैंने आपको बताया लो प्रेशर है, तो यहाँ से हवाएं किधर जाएंगी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं जाएंगी। और एक हवाएं इधर से आ रही हैं जो गर्म हवाएं हैं। ये कैसी हवाएं हैं, ये वाली ध्रुवीय वाली, ये ठंडी हवाएं हैं। और ये दोनों हवाएं कहाँ पे मिलेंगी, तो 60 डिग्री पे मिलेंगी, जिसकी बात हमने की थी फ्रंटल जो बनता है, बाताग्र जो बनता है। तो ये हवाएं इस तरीके से बनेंगी और ऊपर की तरफ उठेंगी, ये ऊपर की तरफ उठेंगी और इधर से भी हवाएं ऊपर की तरफ उठेंगी। तो एक हवाओं का मुख जो होगा यानी रुख जो होगा वो इस तरीके से बैठेगा हाई प्रेशर की तरफ, और एक हवा इस तरीके से चलेगी, एक हवा इस तरीके से चलेगी जो आपके 30 डिग्री पे आके गिरेगी। तो इस तरीके से भी एक सेल बनता है, और एक सेल इधर बनता है जो 60 से लेके 90 के बीच में है, और एक सेल बनता है 30 से लेके 60 के बीच में। तो इनके भी अलग अलग नाम दिए जाते हैं, अलग अलग वैज्ञानिकों ने इनके नाम दिए हैं। तो इसको जो नाम दिया जाता है इसको फेरल सेल बोलते हैं। इसको क्या नाम है, तो इसको फेरल सेल बोलते हैं, FEREL। एक सेकेंड, FEREL, तो इसको फेरल सेल कहते हैं। और ये वाली जो सेल है इसको पोलर सेल बोलते हैं इसको। तो इसको क्या नाम देते हैं, इसको पोलर सेल बोलते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी हेडली सेल है, फेरल सेल है, पोलर सेल कौन सी है, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। और मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो पछुआ पवनें हैं और ये आपकी ठंडी पवनें हैं, जब ये दोनों मिलती हैं तो क्या करती हैं, ये गर्म हवा जो है ऊपर जा रही है, और यहाँ पे क्या बनता है, एक फ्रंट का निर्माण होता है, यहाँ पे एक फ्रंट का निर्माण होता है। तो मैंने ये बताया आपको, और फिर ये जो आके इधर से मुड़ जाती हैं दोनों तरफ। तो यहाँ पे दोनों तरफ मुड़ती हैं और फिर इस तरीके से चलती हैं। तो ये बात आप समझ गए होंगे। तो अब जो है मैंने आपको बताया कि ये वाली जो 30 डिग्री, ये वाली 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, और इधर भी कितना था, ये एक सेकंड, तो इधर भी हमने बताया 60 है, इधर भी क्या है 90 है। तो ये वाली जो आपकी बन रही है तो ये 60 डिग्री। ये चारों जो पेटियां हैं वो कौन सी हैं, वो यांत्रिक जनित हैं। कैसी हैं, यांत्रिक जनित हैं। तो ये कौन सी हैं, यांत्रिक जनित है। एक सेकंड, तो ये कौन सी हैं, यांत्रिक जनित हैं, यांत्रिक जनित पेटियां हैं जिसके बारे में हमने बात की। तो इस तरीके से आपको दिख रहा होगा यांत्रिक जनित है। फिर हमने तीनों की बात कर ली थी, वो आपकी जो 90 डिग्री, 0 डिग्री और एक 90 डिग्री, ये तीनों कौन सी थी, तो तापी आपकी पेटियां थी। तो तापों के हिसाब से आपको पता चल रहा होगा कि 0 डिग्री पे जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वहाँ पे क्या होता है, हवाएं ऊपर उठती हैं, बादल का निर्माण करती हैं, वर्षा बनाती हैं। हवाएं ऊपर उठने की वजह से दो जगह पे मुड़ जाती हैं, मुड़ने की वजह से 30 पे गिरती हैं, 30 पे गिरने की वजह से क्या होता है, दो भागों में बढ़ती हैं। एक पे व्यापारिक पवनें बनती हैं, दूसरी तरफ पछुआ पवनें कहलाती हैं। पछुआ पवनें, और यहाँ पे हमने 90 डिग्री पे ध्रुवीय पवनें देखी। तो ये कौन सी पवनें हैं आपकी, लिख सकते हैं, इनको ध्रुवीय पवनें कहते हैं। तो ये आपकी ध्रुवीय पवनें हैं, और ये जब चलती हैं लो प्रेशर की तरफ तो दोनों हवाएं जो पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें मिलती हैं 60 डिग्री पे, जहाँ पे लो प्रेशर है वहाँ पे ये गर्म हवा ठंडी हवा के ऊपर चढ़ने लगती है, और चढ़ने की वजह से क्या निर्माण होता है, एक बाताग्र का निर्माण होता है, डलुआ सतह जो एक कहा जाता है, डलवा सतह, तो उसका निर्माण होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे भी बादल बनते हैं। यहाँ पे भी आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे भी बादल देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे भी वर्षा आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पे शीतोष्ण वर्षा भी इसको बोलते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय वर्षा होती है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन आप अगर इतना समझ गए होंगे तो मुझे लगता है आपके एक दो क्वेश्चन जो बनते हैं वो आसानी से आप कर लेंगे। तो यहाँ पे आपने हेडली सेल, फेरल सेल समझा, आपको पोलर सेल समझ में आया, ये समझ में आया कि जो आपकी पेटियाँ हैं वो किस तरीके से काम कर रही हैं, वो आपको समझ में आया। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हम विंड्स के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि आपने ये पछुआ पवनें, व्यापारिक पवनें, ध्रुवीय पवनें समझी, तो इसी में हम आगे समझेंगे अपनी जो पवनें हैं वो किस तरीके से काम करती हैं, पृथ्वी पे चलती हैं, वो पवनें हैं कितनी, कैसे प्रकार हैं, वो समझेंगे। तो आपकी जो अगली हेडिंग बनने वाली है वो आपकी पवनों को लेके है। तो पवनें आप हेडिंग डाल दीजिए, विंड्स आप हेडिंग डाल सकते हैं, तो ए वाली हेडिंग आपकी बनेगी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि विंड्स को मैंने वैसे तो समझाया है, विंड्स को मैंने आपको समझाया है कि वायु और पवन में क्या अंतर है। तो वायु और पवन में क्या अंतर होता है मैंने आपसे पूछना है, तो आप क्या बताएंगे, तो आप बताएंगे कि वायु जो होती है
वो ऊर्ध्वाधर जो चलती हैं, जब वायु जो है ऊर्ध्वाधर चलती है तो इसी को क्या नाम देते हैं, इसी को हवा नाम देते हैं। यानी ऊपर की तरफ जब चलेगी तो इसको हवा नाम दिया जाता है। और जब ये क्षैतिज तरीके से चलती हैं तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पवन बोलते हैं। तो ये दो बात आप ध्यान में रखिए कि जब वायु क्षैतिज तरीके से जो है फ्लो कर रही हो, प्रवाह उसका हो रहा हो, बह रही हो क्षैतिज तरीके से, तो इसको नाम देते हैं पवन। और अगर वो ऊपर की तरफ जा रही है तो उसको क्या बोलते हैं, हवा बोलते हैं, यानी कि उसको वायु बोला जाता है। तो इस तरीके से आप डिफरेंस समझ सकते हैं। पवनों को लेके एक बार क्वेश्चन आया कि पवन क्या है, तो पवन क्षैतिज दिशा में चलने वाली हवाएं होती हैं या वायु होती है, तो वायु राशि जिसको बोलते हैं तो वो होती है। अब पवन क्या है, पवनें क्या हैं, उनके बारे में बात करें तो पवनें हम दो तरीके से पढ़ते हैं। पवनें वैसे मैंने आपको पढ़ाया हुआ है इंडियन ज्योग्राफी में, लेकिन हम बढ़िया से आज इसमें पढ़ेंगे क्योंकि मैंने उसमें बताया था कि हम डिटेल चर्चा यहाँ पे करने वाले हैं। तो एक मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जिसके टाइप पहले जान लीजिए, तो उसके हिसाब से हम बढ़ेंगे आगे, तो उसके हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि एक स्थायी पवनें होती हैं, स्थायी पवनें होती हैं, और एक होती हैं आपकी लोकल विंड्स, जिनको आपके स्थानीय पवनें कहा जाता है। इनको क्या बोलते हैं, स्थानीय पवनें कहा जाता है। और एक हमने बताया था आपको मौसमी पवनें, मौसमी पवन है, तो इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन मैंने लगता है मुझे, मैं कि इंडियन ज्योग्राफी में आपको अच्छे से समझा दिया था, तो उसके लिए ज़्यादा ये में जाएंगे नहीं। लेकिन आपकी जो इम्पोर्टेंट है स्थानीय पवन है और लोकल विंड्स, उन पे हम चर्चा करेंगे जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते रहते हैं। फिर भी मौसमी पवनों को भी हम समझेंगे। इनको पीरियडिक पवनें भी बोलते हैं, पीरियडिक यानी कि आपकी मौसमी पवनें इनको कहा जाता है। तो पीरियोडिक पवनें भी, पीरियोडिक विंड्स भी इनको कहा जाता है, तो वो आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। तो पीरियडिक यानी इनको, और इनको स्थाई को तो परमानेंट विंड आप लिख सकते ही हैं, तो कोई दिक्कत है नहीं इसमें। अब ये जो हम शुरुआत करने वाले हैं वो स्थाई पवनों से करेंगे, फिर हम आपकी जो मौसमी, फिर आपकी लोकल विंड्स, इस तरीके से हम चलने वाले हैं। तो आप दूसरी हेडिंग अपनी बना सकते हैं यहाँ से, स्थाई पवनें। तो स्थाई पवनें क्या है, इनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और इसको हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। स्थाई पवनें क्या है, जो स्थाई का मतलब आप शब्द से समझ रहे होंगे, जो हमेशा बनी रहे। स्थाई का मतलब जिसको परमानेंट हो, जो हमेशा बनी रहे, जो चलती रहे, हमेशा साल भर चलती रहे, उनको कैसी बोलेंगे, तो उनको स्थाई पवनें कहा जाता है। तो एक नाम से तो आप समझ गए होंगे। अब वो किस तरीके से होती हैं, कौन सी स्थाई पवनें होती हैं, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूँ। तो एक डायग्राम से हम बात कर लेते हैं कि जैसे ये पृथ्वी है, और मैंने अभी बात की आपसे कि ये आपका 0 डिग्री इक्वेटर है। तो मैं आपको अब 0 डिग्री लिखा करूँगा, आप इक्वेटर या विषुवत रेखा जिस तरीके से लिखना चाहें हिंदी इंग्लिश में, तो वो आप लिख सकते हैं। तो ये विषुवत रेखा, अब विषुवत रेखा मैंने 0 डिग्री आपको बताया, फिर मैंने बताया कि यहाँ पे 30 डिग्री, फिर मैंने बताया यहाँ पे 60 डिग्री। तो ये तीनों आपके देखने को मिलते हैं। ये क्या है, ये 30 है, ये 60 है, और यहाँ पे क्या है 90 है। ये आपका 0 है, ये आपका 30 है, ये आपका 60 है, और यहाँ पे क्या है 90 है। तो इस तरीके से हमने बात की थी अभी। अब आपकी स्थायी पवनें होती हैं, 3 पवनें जो होती हैं वो स्थायी पवनें होती हैं। तो मैं आपको तीनों लिखा देता हूँ पहले नाम। एक होती है व्यापारिक पवन, जिसके बारे में हमने अभी चर्चा की, व्यापारिक पवन। दूसरी आपकी होती है आपकी पछुआ पवन, तो पछुआ पवन है, यहाँ पे पवनें लिख लीजिए। और आपकी जो हमने बात की थी कौन सी थी, तो आपकी ध्रुवीय पवनें थी। तो ये वाली कौन सी हैं, ये आपकी ध्रुवीय पवनें हैं। तो 3 तरीके की स्थायी पवनें होती हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो एक तरीके से कैसे चलती हैं मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे मैंने बताया कि 30 डिग्री से आपकी 0 डिग्री की तरफ कौन सी चलती हैं, आपकी कौन सी चलती हैं, तो इन्हीं को क्या बोला जाता है, इन्हीं को व्यापारिक पवनें इनको कहा जाता है, इनको व्यापारिक पवनें कहा जाता है। फिर मैंने आपको बताया कि जो पवनें 30 से इधर 60 की तरफ चलती हैं, जो 30 से 60 की तरफ चलती हैं, इनको क्या कहते हैं, इनको पछुआ पवनें कहा जाता है। तो आप चाहें कॉलम के साथ लिख सकते हैं ये कौन सी हैं, तो पछुआ पवनें। फिर मैंने आपको बताया कि जो आपकी ये वाली पवनें हैं, एक सेकेंड, ये वो जो पवनें हैं ये कहाँ से चलती हैं, 90 डिग्री से इधर चलती हैं। तो 90 डिग्री से 60 की तरफ चलती हैं, 90 डिग्री से 60 की तरफ चलती हैं। तो ये पवनें कौन सी हैं, ये पवनें आपकी ध्रुवीय पवनें हैं। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। ये कौन सी पवनें हैं, ये ध्रुवीय पवनें हैं। ये कौन सी हैं, आपकी पछुआ पवनें हैं। ये कौन सी पवनें हैं, आपके
तो ये आपकी व्यापारिक पवनें हैं यानी ट्रेड विंड्स हैं। तो लेकिन क्या होता है कि जिस तरीके से मैं आपको सीधे सीधे बना के दिखा रहा हूँ, ये पवनें इस तरीके से नहीं चलती हैं। ये पवनें चलती हैं इस एरिया में, लेकिन चलती कैसे हैं उसके लिए हम दूसरा डायग्राम बनाएंगे। उसके लिए हम दूसरा डायग्राम बनाते हैं। तो ये पवनें एक्चुअल में कैसे चलती हैं, रियल में कैसे चलती हैं, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे ये 0, ये 30, ये आपकी 60 डिग्री, इसी तरीके से दोनों तरफ बना लेते हैं। तो ये आपकी हो जाती हैं, और यहाँ पे 90 और यहाँ पे 90। अब ये एक्चुअल यानी रियल में कैसे चलती हैं, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो पवनें चलती हैं तो उत्तरी ध्रुव में आपको चलने को देखने को मिलेंगी। तो वो आपको देखने को मिलती हैं यहाँ से, जब आप 30 डिग्री से चलेंगे तो आपको इस तरीके से चलती देखेंगी। तो इस तरीके से चलती दिखती हैं ये पवनें, तो इस तरीके से चलती दिखती हैं। अब जब इधर से दक्षिण वाले 30 से चलेंगे तो वो आपको इस तरीके से चलते देखने को मिलेगी। तो वो इस तरीके से मुड़ती हुई दिखाई देती है। अब ये क्यों मुड़ती हैं इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जब ये 30 से 60 की तरफ जाती हैं तो वो इस तरीके से मुड़ जाती हैं। ये पछुआ पवनें इस तरीके से मुड़ती हैं, पछुआ पवनें इस तरीके से मुड़ती हैं। और इधर जब देखते हैं तो वो इस तरीके से मुड़ती हैं। तो वो कैसे मुड़ती हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ध्रुवीय पवनों की बात करें तो वो इस तरीके से मुड़ती हैं, और यहाँ से बात करें तो वो आपकी कैसे मुड़ेंगी, तो वो इस तरीके से मुड़ती हैं। अब ये इस तरीके से चल रही हैं आपकी व्यापारिक और ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज और आपकी पोलर विंड्स, इनको इंग्लिश में बोलते हैं। इनको चाहे तो आप लिख सकते हैं। ये कौन सी पवनें हैं, ये आपकी ट्रेड विंड है, ये आपकी ट्रेड विंड्स हैं। ये 60 डिग्री, ये दोनों विंड्स कौन सी हैं, ये 60 वाली, तो इनको बोलते हैं वेस्टर्लीज। तो वेस्टर्लीज इनको बोलते हैं, वेस्टर्ली विंड्स। और ये वाली कौन सी हैं, तो ये वाली आपकी पोलर विंड्स हैं। तो इनको इंग्लिश में और हिंदी में मैंने आपको दोनों में बता दिया कि इस तरीके से ये चलती हैं। तो अब ये मुड़ती कैसे हैं, आप देख पा रहे होंगे कि वो जो आपका ध्रुवीय क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र है, जो आपके जो आपका पृथ्वी जो है बटी हुई है, वो उत्तरी ध्रुव में आप देख रहे हैं कि ये सीधे हाथ की तरफ मुड़ रही हैं, और दक्षिण वाले पार्ट में आप देख रहे हैं ये टेढ़े हाथ की तरफ यानी लेफ़्ट की तरफ मुड़ रही हैं, और ऊपर आपके राइट की तरफ मुड़ रही हैं। तो ये कैसे मुड़ती हैं, तो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें आप समझ पाएंगे किस तरीके से विंड्स चलती हैं। तो जब ये विंड्स चलती हैं तो इनकी स्पीड भी होती होगी, गति भी होती होगी। तो एक तो इनके चलने का जो तरीका होता है, गति होती है, उसके ऊपर बात करेंगे। तो ये गति कैसे निर्धारित होती है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं इनकी गति बढ़ती जाती है। तो वो कैसे बढ़ती है, उनमें जो है मुड़ाव जो होता है, यानी कि मोड़, उनका मुड़ना जो होता है, वो डिफ्लेक्शन जो होता है वो बढ़ते जाता है। वो डिफ्लेक्शन कैसे बढ़ता है उसके बारे में बात करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जो गति होती है पवनों की, वो डिसाइड होती है आपका एक वायु दाब प्रवणता। आपने सुना होगा कि वायु दाब प्रवणता बल होता है, एक PGF होता है। तो आप इसमें ये वाला पॉइंट लिखिए कि इसको क्या बोलते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट, और ये आपका फोर्स। तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होता है, यानी कि आपका हिंदी में क्या लिखेंगे, तो आपको वायु दाब प्रवणता बल। तो जो होता है एक वायु दाब प्रवणता बल होता है। तो ये बल क्या काम करता है, ये बल हमारी पवन की दिशा और पवन का जो वेग होता है यानी गति होती है, उनको निर्धारित करता है, उनको डिसाइड करता है। तो इसके क्या काम होते हैं, एक तो पवन की दिशा और एक पवन की गति। इन दो चीज़ों को क्या करता है, PGF जो है वो डिसाइड करता है। तो अब दिशा हमें पवन की यानी डायरेक्शन ऑफ विंड्स, मतलब पवन की दिशा, डायरेक्शन कैसे पता चलेगी, तो हमें इसी PGF से पता चलती है। अब PGF क्या चीज़ है, अब प्रवणता जानते हैं कि जब प्रेशर में परिवर्तन आता है, चेंज इन प्रेशर पर यूनिट डिस्टेंस, यानी कि दूरी के हिसाब से जब दबाव यानी दाब में जब परिवर्तन आता है तो उसको हम प्रवणता बोलते हैं। आप सभी जानते हैं ये बात। तो जब ये दाब की रेखाएं जो होती हैं वो जितनी पास होती हैं तो प्रेशर ग्रेडियंट उतना ही ज़्यादा होता है,
और जब प्रेशर ग्रेडियंट ज़्यादा होगा तो दाब जो पवन की गति होगी वो हमारी क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो ये बात आपको समझनी है कि पवन की दिशा पीजीएफ की दिशा पे डिसाइड करती है, तो उसके हिसाब से चलती है। यानी कि पीजीएफ की दिशा जिधर होगी उधर ही आपकी पवन की दिशा होगी। तो ये बात आपको समझनी है। तो एक बात तो आपको इसमें समझनी है कि जो आपका पीजीएफ होता है यानी प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स यानी वायु प्रवणता बल जो होता है वो किस पे निर्भर करता है, वो आपका दाबांतर पे निर्भर करता है, दाब के अंतर पे। यानी दाब में अंतर जितना होगा आपका पीजीएफ उसी हिसाब से परिवर्तित होगा, चेंज होगा। तो ये बात आपको समझनी है कि पवन की गति और पवन की दिशा वो किसके बराबर होगी, तो वो वायु दाब प्रवणता बल के द्वारा निर्धारित होती है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो मैंने आपको बताया कि प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जितना होगा वह बल की दिशा जो है उतनी ही ज़्यादा होगी और वो आपकी पवन की गति भी उतनी ही अधिक होगी। तो ये बात आप समझ गए होंगे। तो मैं एक आपको जो बना के दिखाता हूँ इससे आपको समझ पाएंगे कि जैसे मान लो ये हमारी वायु दाब रेखाएँ हैं, ये हमारी वायु दाब रेखाएँ। तो ये जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होता है वो कैसे काम करता है, वो इस तरीके से काम करता है, यानी उनके लंबवत काम करता है। तो ये कौन सा बल है, ये पीजीएफ है, ये पीजीएफ है। और ये कौन सी है, ये आइसोबार है। यानी आइसोबार का मतलब दाब समदाब रेखाएं जिसको बोलते हैं, यानी इनको हिंदी में समदाब रेखाएं इनको कहा जाता है। तो समदाब रेखाओं के समानांतर यानी जो है आपके इसके देखा जाता है, पीजीएफ को देखा जाता है। और मैंने आपको बताया कि पीजीएफ का मतलब क्या हुआ कि समदाब रेखाएं जितनी पास पास होंगी, यानी इसमें लिख सकते हैं कि अगर समदाब रेखाएं जितनी क्या होंगी, पास पास होंगी उतना ही आपका क्या होगा, उतना ही पीजीएफ यानी प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स उतना ही क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। ये बात आपको समझनी है। तो ये हमारी जो पवन की गति होती है, पवन की दिशा है, वो किससे निर्धारित हो रही है, दाब प्रवणता बल से। ठीक है, इससे हो रही है। मैंने आपको बताया कि जो पवन की दिशा होती है वो पीजीएफ की दिशा के बराबर होती है, यानी उसी दिशा में होती है। तो हमारी जो पवनें चलेंगी वो पीजीएफ की दिशा में चलेंगी। और मैंने बताया कि जैसे जैसे समदाब रेखा जितनी पास होंगी उतनी ही पवन की गति क्या होगी, वो भी ज़्यादा होगी। यानी इससे अब एक बात समझ रहे हैं कि पीजीएफ अगर ज़्यादा है तो पवन की गति क्या होगी, पवन की गति भी क्या होगी, वो भी ज़्यादा होगी। तो ये बात आपको समझनी है कि पवन की गति ज़्यादा होगी। अब ये कहाँ पे काम आएगी, क्योंकि हम जिस तरीके से अभी मुड़ी हुई हवाएं देख रहे थे वो आपको समझने में हेल्प करेगी कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो वो हमारे किस तरीके से दाब में परिवर्तन आएगा। और दाब में परिवर्तन आने पे पीजीएफ में परिवर्तन आता है, वो ज़्यादा होता है, तो दाबांतर अधिक होता है, तो आपकी समदाब रेखाएं क्या होती हैं, पास पास होती हैं। तो पीजीएफ का मान भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो दाबांतर ज़्यादा है तो पीजीएफ का मान ज़्यादा है। पीजीएफ का मान ज़्यादा होगा तो उस पवन की गति भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और जब पवन की गति ज़्यादा होगी तो उसकी दिशा में परिवर्तन देखा जा सकता है। तो वो कैसे होगा, उसके लिए आप एक टर्म और समझिए जिसको बोलते हैं कोरियोलिसिस इफेक्ट। कोरियोलिसिस इफेक्ट या इसी को कोरियोलिसिस बल भी कहा जाता है। तो आप इसको दोनों नाम लिख सकते हैं, कोरियोलिसिस बल या प्रभाव, दोनों में आप दोनों लिख लीजिए कि बल या प्रभाव। अब ये प्रभाव कोरियोलिसिस फोर्स क्या है, कोरियोलिसिस बल क्या है, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो इससे आप समझ पाएंगे कि जो पवनें मुड़ रही हैं वो किस तरीके से मुड़ती हैं। तो मैंने आपको बताया ये कोरियोलिसिस बल क्या है। मैं आपको बता दूं कि जब हमारी पृथ्वी जो है घूमती है, जब हमारी पृथ्वी घूर्णन करती है, यानी इस तरीके से लिखिए आप, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का घूर्णन जब होता है तो क्या होता है, पृथ्वी आप सभी समझते हैं कि इस तरीके से मूव करती है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जो है अपना घूर्णन करती है। अब जब घूर्णन करती है तो विपरीत दिशा में यानी इसके उल्टी दिशा में एक बल जो है उत्पन्न होता है, पैदा होता है।
तो इसके विपरीत दिशा में एक बल जो है काम करता है, इसके विपरीत दिशा में एक बल जो है उत्पन्न होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, कोरियोलिसिस बल बोलते हैं। और ये इस बल का काम क्या होता है, तो ये केवल जो आपकी पवनें हैं उनको क्या करेगा, उनको मोड़ेगा, अपने मार्ग से क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा, उसको विक्षेप करेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको दूसरा नाम भी बोल सकते हैं, इसको डिफ्लेक्टिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, डिफ्लेक्टिव फोर्स भी इसको कहा जाता है। तो इसको डिफ्लेक्टिव फोर्स भी कहा जाता है, यानी इसको हिंदी में विक्षेपक बल भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको विक्षेपक बल भी कहा जाता है। ये बात आपको समझनी है। कैसे बना, पृथ्वी के घूर्णन की वजह से इसकी उत्पत्ति होती है। पृथ्वी के घूर्णन की, या इस तरीके से पृथ्वी के घूर्णन से उत्पत्ति, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो पृथ्वी के घूर्णन से उत्पत्ति होती है किसकी, आपके कोरियोलिसिस बल की। ये कोरियोलिसिस बल की क्या हो रही है, उत्पत्ति हो रही है पृथ्वी के घूर्णन की वजह से। ये कैसा बल है, तो ये आपका डिफ्लेक्टिव फोर्स है, यानी कि विक्षेपक बल है। इसका काम क्या होता है कि केवल क्या करता है, ये केवल शब्द मैं इसीलिए लिख रहा हूँ कहीं आप कंफ्यूज ना हो। केवल पवन की गति को, पवन की गति या पवन के मार्ग को क्या करेगा, ये पवन की गति या पवन के, एक सेकेंड, पवन के मार्ग को, पवन के मार्ग को क्या करेगा, बदलेगा, यानी कि मोड़ देगा, को क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा। क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा। तो ये बात आपको समझनी है कि जो आपका डिफ्लेक्टिव फोर्स है यानी कोरियोलिसिस फोर्स है, उसका काम क्या है कि वो केवल पवन के मार्ग यानी जो उसकी दिशा है उसको बदलेगा, उसमें परिवर्तन लाएगा। तो ये काम कौन कर रहा है, ये कोरियोलिसिस बल काम कर रहा है। अब ये परिवर्तन कैसे लाएगा उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, उसके बारे में। अब ये कोरियोलिसिस बल केवल पवन पे काम नहीं करता है, पृथ्वी पे जो भी चीज़ें हैं, हर जो बॉडी है आपकी जो गति कर सकती है, जैसे आदमी भी, भेड़ बकरियां, मतलब पशु पक्षी जो भी चल सकते हैं, जो भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उनमें ये डिफ्लेक्टिव या फोर्स जो होता है यानी कोरियोलिसिस बल जो होता है वो काम करता है। तो जैसे मैं आपको बता दूं कि ये जैसे पृथ्वी है तो इसके दो ध्रुव हैं, ये आपका उत्तरी ध्रुव है और ये आपका दक्षिणी ध्रुव है। तो ये आपका दक्षिणी ध्रुव है। तो मैं आपको बता दूं कि कोरियोलिसिस बल जो है वो उत्तरी ध्रुव पे क्या करेगा, जो आपका उत्तरी ध्रुव है उसके लिए उसकी जो डिफ्लेक्शन करेगा यानी उनको मोड़ेगा, वो सीधे दिशा में करेगा यानी राइट में डिफ्लेक्ट करेगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये उत्तरी ध्रुव पे क्या करेगा, कोई भी चीज़ हो उसको राइट की तरफ क्या करेगा, मोड़ेगा। तो राइट डिफ्लेक्शन इसका देखा जाता है, राइट में डिफ्लेक्शन इसको करेगा। यानी किसी भी मूविंग बॉडी को, किसी भी चलने वाली, किसी भी चलायमान बॉडी को, जो आपकी कोई भी चीज़ हो, यहाँ हम पवन की बात कर रहे हैं तो अगर पवन की ही बात करें तो पवन को उत्तरी ध्रुव में क्या करेगा, ये राइट की तरफ मोड़ देता है, राइट की तरफ मोड़ देता है। और दक्षिणी ध्रुव में क्या करेगा, दक्षिणी ध्रुव में ये लेफ़्ट की तरफ मोड़ देता है। तो लेफ़्ट, इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि लेफ़्ट में डिफ्लेक्शन होगा। अब मैंने जो डायग्राम बनाया आप इस तरफ देख सकते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर आप यहाँ पे खड़े हैं, इस 30 डिग्री की लाइन पे खड़े हुए हैं, इस 30 डिग्री की लाइन पे खड़े हुए हैं, तो आप सोच के देखिए कि उत्तरी ध्रुव है तो आप किस तरफ आपको मुड़ना है, आपको इस तरफ आपका सीधा हाथ पड़ेगा। तो इसीलिए आपका डिफ्लेक्शन किधर काम कर रहा है, वो सीधे हाथ की तरफ काम कर रहा है। तो पवन की दिशा किधर हो रही है, सीधे हाथ की तरफ, यानी राइट की तरफ पवनें मुड़ रही हैं, राइट की तरफ पवनें मुड़ रही हैं। अगर आप दक्षिण में खड़े हैं 30 डिग्री की लाइन पे, और दक्षिण में 30 डिग्री की लाइन पे खड़े हैं, तो आप देख रहे होंगे कि आपकी लेफ़्ट की तरफ जो है, ये लेफ़्ट की तरफ पवनें मुड़ रही हैं। तो लेफ़्ट की तरफ क्या है, पवनें मुड़ रही हैं। तो कौन सा बल काम कर रहा है इसमें, कोरियोलिसिस फोर्स काम कर रहा है। अब अगर 30 डिग्री से आप 60 की तरफ जाने वाले थे, 30 से 60 की तरफ जा रहे हैं, लेकिन इसमें बल काम कौन कर रहा है, डिफ्लेक्शन फोर्स यानी कोरियोलिसिस बल काम कर रहा है। तो आपको किधर मोड़ देगा, आपको मोड़ेगा सीधे हाथ की तरफ यानी राइट की तरफ मोड़ देगा। तो आपने देखा कि पछुआ पवनें किधर मुड़ जाती हैं, तो राइट की तरफ मुड़ जाती हैं। तो ये आपकी कौन सी पवनें हैं, तो ये पछुआ पवनें मुड़ जा रही हैं इस तरफ।
ऐसे ही लेफ़्ट की तरफ यहाँ खड़े हैं 60 की तरफ आएंगे तो लेफ़्ट की तरफ मुड़ेंगी। तो इस तरीके से इसमें बदलाव देखा जाता है। ऐसे ही ध्रुवीय क्षेत्र से जब जाएंगे तो यहाँ से लेफ़्ट की तरफ और यहाँ से जाएंगे तो आपके राइट की तरफ आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि हम जिधर से चलते हैं अगर उधर से चलते हुए देखें तो उत्तरी ध्रुव में आप सब जो भी बॉडी है, जो भी आप आदमी क्यों ना हो, अगर वो दौड़ रहा है तो आपने देखा होगा कि वो सीधे हाथ की तरफ ही मुड़ता है। और अगर वो दक्षिण में कहीं हो, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में हो, तो वो लेफ़्ट की तरफ मुड़ेगा। तो लेफ़्ट की तरफ आपको देखने को मिलेगा उसका मुड़ाव। वो क्यों होता है? उसमें जो बल काम कर रहा है वो ये वाला काम करता है। दूसरी बात मैं आपको एक इसमें जो पॉइंट कर दूं इसके साथ ही कोरिलेसिस बल के साथ, कि जैसे जैसे अब इसमें दो बातें और हैं, एक दो पॉइंट आप लिख लीजिए कि जैसे जैसे आपके लैटिट्यूड बढ़ता है, यानी आपके अक्षांश के बढ़ने पे, अक्षांश आपका बढ़ेगा, अक्षांश के बढ़ने पे हमारा क्या होता है, अक्षांश बढ़ेगा तो क्या होगा, जो डिफ्लेक्शन है, जो डिफ्लेक्शन है वो भी क्या होता है, बढ़ते जाता है। तो आप जब 0 डिग्री से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो आपका झुकाव जो है, जैसे जैसे आप 90 डिग्री की तरफ जाते हैं वैसे वैसे आपके मुड़ने की जो गति है वो बढ़ती जाती है। यानी आप अगर इस तरीके से देखें तो अगर आप यहाँ पे राइट की तरफ मुड़ रहे हैं, यहाँ थोड़ा सा मुड़ रहे हैं, तो जैसे जैसे मुड़ते जाएंगे यानी ऐसे ऊपर अक्षांश की तरफ जाएंगे तो आपका जो मुड़ाव है वो बढ़ता जाएगा। तो विक्षेपण आपका बढ़ता जाएगा, यानी कि पवन की गति जो है ज़्यादा तेज़ी से वो उनके मार्ग में जो है, उनके जो मार्ग है मतलब उनकी जो दिशा है उनमें क्या होगा, बदलाव आएगा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जैसे जैसे अक्षांश बढ़ते हैं वैसे वैसे ही उनके मार्ग में ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिलता है, डिफ्लेक्शन ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये बात आपको समझनी है। यहाँ तक मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी बात को लेके। अब मैं इसमें एक जो पॉइंट आपको ये वाला मैंने बताया नोट करके, दूसरा पॉइंट मैं लिखवा देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ने वाले हैं। कि जैसे मैंने आपको बताया कि पवन की जो गति होती है, पवन की गति अगर ज़्यादा है, मैंने आपको पहले बताया कि पवन की गति हम पहले क्यों समझे कि अगर पवन की गति ज़्यादा है तो भी क्या होगा, तो भी विक्षेपण आपका जो होगा यानी डिफ्लेक्शन जो होगा वो भी क्या होगा, वो भी ज़्यादा होगा। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि अगर पवन की गति ज़्यादा है तो पवन की गति के साथ आपको विक्षेपण भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि पवन की गति ज़्यादा है तो विक्षेपण ज़्यादा है, अक्षांश ज़्यादा है तो जो विक्षेपण है वो भी ज़्यादा है, अक्षांश कम है तो विक्षेपण कम है, पवन की गति कम होगी तो विक्षेपण भी कम होगा। तो ये बात आप समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं आपको समझा रहा था कि जैसे जैसे अक्षांश बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारा डिफ्लेक्शन बढ़ता है। तो इससे एक बात आपके दिमाग में आ रही होगी, इससे एक बात दिमाग में आ रही होगी, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो कोरिलेसिस फोर्स है वो 0 डिग्री से ऊपर जाने पे बढ़ता है, 0 डिग्री से ऊपर जाने पर क्या होता है, बढ़ता है। तो इसका मतलब हुआ 0 डिग्री पे विक्षेपक बल जो होगा यानी कोरिलेसिस बल जो होता है वो 0 होता है, यानी ना के बराबर होता है। तो जब ना के बराबर होता है यानी शून्य के आसपास होता है कोरिलेसिस बल, तो यहाँ पे जो वस्तुएं होती हैं वो क्या है, मूवमेंट इनका देखने को मिलेगा नहीं, यानी मिलेगा मतलब ये क्षेत्र जो होगा वो ज़्यादातर शांत क्षेत्र देखने को मिलता है। तो ये कैसा क्षेत्र होता है, ये 0.5 डिग्री से और 5 डिग्री के आसपास का जो क्षेत्र होता है वो आपको कैसा क्षेत्र देखने को मिलेगा, तो ये विषुवत रेखा के पास का क्षेत्र होता है। और यही क्षेत्र कौन सा क्षेत्र कहलाता है, तो ये एक तरीके से शांत क्षेत्र कहलाता है। और इसी को मैंने आपको बताया था, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को डोल्ड्रम का नाम दिया जाता है। तो डोल्ड्रम रीजन इसको बोला जाता है। डोल्ड्रम मैंने आपको समझाया कि ये शांत क्षेत्र है क्योंकि यहाँ पे कोरिलेसिस बल कम है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको शांत क्षेत्र देखने को मिलता है। अब ये शांत क्षेत्र है, इसी और कोरिलेसिस फोर्स क्या है यहाँ पे शून्य के बराबर होता है। तो यहाँ पे ये भी बात लिख लीजिए कि कोरियोलिसिस जो है, कोरियोलिसिस बल जो है आपका वो क्या है, यहाँ पे शून्य होता है। तो यहाँ पे शून्य है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे बढ़ता जाता है। तो पवन की दिशा भी गति भी बढ़ती है और पवन की गति के साथ में डिफ्लेक्शन भी बढ़ता है। कोरिलेसिस बढ़ने की वजह से मैंने आपको बताया कि जैसे यहाँ पे थोड़ा सा झुका, फिर बढ़ेगा ऊपर, फिर और झुकेगा, फिर और झुकेगा, फिर और झुकेगा। तो ये झुकाव जो है वो बढ़ते जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है।
तो मैंने आपको समझाया कि कोरिलेसिस बल 0 डिग्री पे क्या होता है, शून्य होता है। इसीलिए क्या होते हैं कि जो आपका विषुवत रेखा होती है यहाँ पे चक्रवात नहीं आते। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जो 0 डिग्री है वहाँ पे चक्रवात क्यों नहीं आते, तो एक आपका कोरिलेसिस बल वहाँ पे काम नहीं करता है, इसी वजह से नहीं आते। इसीलिए एक वहाँ पे शांत क्षेत्र पाया जाता है, इसीलिए भी नहीं आते। और वहाँ पे आपको जो है दाब अंतर ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। दाब में अंतर नहीं होगा तो क्या होगा, मैंने आपको बताया प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जो है ज़्यादा नहीं होगा। और जब प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स ज़्यादा नहीं होगा तो पवन की गति भी ज़्यादा नहीं होगी। तो जब पवन की गति ज़्यादा नहीं होगी तो आप उसमें जो है परिवर्तन ज़्यादा नहीं देखेंगे। इसीलिए ये क्षेत्र कैसा होता है, आपका शांत क्षेत्र होता है। इसीलिए यहाँ पे जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो आते हैं, कटिबंध आप पूरा लिख सकते हैं, मैं तो शॉर्ट कर देता हूँ। उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो आते हैं वो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे। तो वो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलते हैं, यानी यहाँ पे उत्पत्ति जो होगी वो इनकी विषुवत रेखा के पास में नहीं होती है। तो ये बात आप समझ गए होंगे कि विषुवत रेखा पे उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो आते हैं वो क्यों नहीं बनते हैं। तो मैंने आपको समझा दिया पूरी कहानी। तो आप अगर नहीं समझ पाए हैं तो वीडियो को दोबारा देखिए, सुनिए, पूरी कहानी डिटेल आपको समझ में आ जाएगी। जिस तरीके से मैंने आपको समझाया है, ऐसे मुझे लगता है कि अगर आपको कोई समझा दे तो मुझे आप बता देना। तो मैं आपको इस तरीके से कोशिश पूरी कर रहा हूँ कि आप पूरी चीज़ें समझ में आ जाए, आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाए। तो इसीलिए मेरा पूरा प्रयास है आपको चीज़ें समझाने में। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आपकी मोटिवेशन से हम थोड़ा सा और मेहनत करते रहते हैं आपके लिए, ये चीज़ें आपके लिए और बेहतर करते रहेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दीजिए, जिससे हमारा थोड़ा सा हमें मोटिवेशन मिले, हमारी चीज़ें बढ़ें, तो आपको भी हम जो है बेहतर से बेहतर चीज़ें दे पाएँ। तो चलिए अब हम अपनी जो मेन चीज़ है, हम स्थायी पवनों को जो पढ़ रहे थे उस पर आ जाते हैं। तो हमारी जो पहली हमारी पवन है वो व्यापारिक पवन है। अब व्यापारिक पवन है आप समझ गए हैं तो आप इसके बारे में आसानी से चीज़ें समझ सकते हैं। तो पहली हमारी व्यापारिक पवन है। अब व्यापारिक इनका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये ट्रेड विंड कहलाती हैं। ट्रेड विंड इनको कहा जाता है। क्या होता था कि जब ये व्यापारिक पवनों का मतलब है कि 30 से 0 के बीच में, जब यहाँ पे क्या है कि कई सारे व्यापारी आते थे, और व्यापारी जब आते थे तो क्या होता था कि व्यापार करने के लिए आते थे, तो वहाँ ये हवाओं के साथ में बहते हुए, जैसे मतलब अपनी नाव चला रहे हैं, अपनी जो है बोट चला रहे हैं जब, तो बोट के लिए क्या होता था कि जब हवाएं यहाँ पे चलती थी तो इनको जो है सहायता मिलती थी। कई बार क्या है उल्टे आते थे तो इनको दिक्कत भी होती थी हवाओं की वजह से। तो इनको एक बात समझ में आई कि यहाँ पे परमानेंट तरीके से कोई ना कोई हवाएं चलती हैं, पवनें चलती हैं, तो इन्हीं के नाम पे जब ये इनको व्यापारियों को दिक्कत होती थी तो क्या करते थे कि ये जो है कुछ घोड़े वगैरह लाते थे अपने जहाज़ों में, तो जहाज़ों से घोड़ों को गिरा देते थे। तो ये 30 डिग्री के आसपास यहाँ से हवाएं चलती थी। तो यहाँ से जब ये आते थे, ये 30 डिग्री का क्षेत्र जो है, यहाँ से जब आते थे तो यहाँ से जब इस तरीके से आते थे, इस तरीके से, तो इनको हवाओं के साथ दिक्कत आती थी। कई बार हवाएं इनकी मदद करती थी कि वो जो इनका जलयान होता था, नाव वगैरह जो होती थी, वो इनके जहाज़ जो हैं वो तेज़ी से चलते थे। तो इनको लगता था कि हवाएं हमारे साथ हैं। कई बार जब विपरीत दिशा में चलते थे तो इनको दिक्कत भी होती थी। तो इस तरीके से इन्होंने इसका नाम पड़ा व्यापारिक पवन, ट्रेड विंड इनका नाम पड़ा। और जब ये घोड़े वगैरह लेके आते थे, एक मैं नाम बताना चाह रहा हूँ इसीलिए ये कहानी सुना रहा हूँ कि ये अपने साथ जहाज़ों में घोड़े लाते थे। लेकिन क्या होता था कि जब दिक्कत होती थी हवाओं की वजह से, तो इनको अपना वजन जहाज़ का कम करना पड़ता था। तो इनको क्या है कि कहा जाता है कि ये क्या सामान निकालें ये सोचते थे, तो ये घोड़े वगैरह जो लाते थे इनको जो है समुद्र में फेंक देते थे। तो इसीलिए इस जो 30 डिग्री के आसपास का जो क्षेत्र कहलाता है, इसीलिए इसका जो नाम पड़ गया वो हॉर्स लैटिट्यूड इसको बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं HORS जो आपका है SE, तो हॉर्स लैटिट्यूड इसको कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं, तो हॉर्स लैटिट्यूड इसको कहा जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि हॉर्स लैटिट्यूड इसको नाम दिया जाता है।
तो क्यों दिया जाता? तो मैंने आपको कहानी सुना दी कि जब ये जहाज़ पे अपने साथ लाते थे घोड़े वगैरह, तो जब विपरीत हवाएं मिल जाती थी इनको, तो क्या होता था, अपना वजन कम करने के लिए ये घोड़े जो है समुद्र में फेंक देते थे, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है इनका जहाज़ का वजन कम हो जाता था और ये जहाज़ के वजन की कम की वजह से आसानी से आ सकते थे। कई बार इनको मदद मिलती थी, तो इस पवनों से मिलती थी, तो इन्हीं व्यापारियों की वजह से इसको ट्रेड विंड कहा जाता है। तो ये मुझे लगता है आप कहानी समझ गए होंगे। दूसरी विंड जो हमारी पवन है, पछुआ पवन है। तो पछुआ पवन मैं आपको समझा दिया कि ये ट्रेड विंड यानी कि व्यापारिक पवन काम होते थे, इसी के नाम पर रखा गया है। तो ये पवन है जो आप समझ गए होंगे। अब हमारी जो पछुआ पवन है उनको समझ लेते हैं। तो पछुआ पवन है, जिनको हम वेस्टर्ली पवन भी कहते हैं। तो एक सेकेंड, पछुआ पवन है। तो ये पछुआ पवन है, मैं आपको बता रहा था कि जब 30 से लेकर 60 की तरफ जाते हैं, उत्तरी ध्रुव में हम देखते हैं और दक्षिणी ध्रुव दोनों में 30 से 30 में ये कंटिन्यूस तरीके से चलती है। तो लेकिन एक बात आपको देखने को मिलेगी कि जो आपको मैं दिखा रहा था कि मैंने आपको जो पृथ्वी पर दिखाया कि हमारे जो उत्तरी ध्रुव में आपको ज़्यादातर स्थल देखने को मिलते हैं। ये आपको अमेरिका देखने को मिलेगा। मैं आपको ऐसी बना देता हूँ, आपको यहाँ पे अमेरिका, यहाँ पे जो है दक्षिण अमेरिका इस तरीके से है, और ये आपका उत्तरी अमेरिका, ये रसिया, ये यूरेशिया, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया कहीं पे छोटा छोटा देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो स्थल वाला पार्ट है, जो लैंड वाला पार्ट है, वो उत्तरी ध्रुव में ज़्यादा है, दक्षिणी ध्रुव में महासागरों का पार्ट ज़्यादा है। तो क्या होता है कि जो पछुआ पवनें चलती हैं वो उत्तरी ध्रुव की कंपैरिजन में यानी तुलना में दक्षिणी ध्रुव में ज़्यादा कंटिन्यूस तरीके से चलती हैं, सतत तरीके से चलती हैं, यानी वो साल भर जो है कंटिन्यूस तरीके से चल सकती हैं। तो इसीलिए क्या होता है, इनकी गति जो होती है वो दक्षिणी ध्रुव में ज़्यादा होती है। तो इसीलिए इनको सम्मार्गी मार्ग भी बोलते हैं, यानी सम्मार्ग यानी समान तरीके से वो चलती रहती है। तो आप एक बात यहाँ पर समझ पा रहे होंगे कि जैसे जैसे हम उत्तरी ध्रुव की बात करते हैं तो वहाँ पे आपको लैंड वगैरह देखने को मिलेंगे, समुद्र हैं, तो वहाँ पे जो टेम्परेचर में अंतर देखने को मिलता है, वहाँ के स्थल और जल में जो विभिन्न जो आपके टेम्परेचर में अंतर होता है, उसकी वजह से इन पछुआ पवनों में भी अंतर आने लगता है। तो इनके अंतर आने लगते हैं, तो कई बार पछुआ पवनें जो हैं कंटिन्यूस तरीके से फ्लो नहीं होती हैं, सतत तरीके से नहीं चलती। लेकिन दक्षिणी ध्रुव में क्या होता है कि दक्षिणी ध्रुव में ऐसा स्थल जो है कम है, समुद्र ज़्यादा है, तो समुद्र में ज़्यादा है तो टेम्परेचर हमेशा एक जैसा रहता है, दाब अंतर ज़्यादा नहीं रहता, तो ताप में जो अंतर ज़्यादा नहीं है, तो ये कंटिन्यूस तरीके से फ्लो होती हैं। कंटिन्यूस तरीके यानी सतत तरीके से ये फ्लो होती हैं, प्रवाह इनका होता है। तो प्रवाह होता है तो ये साल भर एक तरीके से इनका में समान वेग से ये चलती रहती हैं। तो ये बात आप समझ गए होंगे कि उत्तरी ध्रुव में ये क्या होती हैं, उत्तरी ध्रुव की तुलना में दक्षिणी ध्रुव में जो पछुआ पवनें होती हैं वो ज़्यादा समान वेग से चलती हैं। इसीलिए ये बात आपको समझने वाली है कि पछुआ पवनें दक्षिणी ध्रुव में ज़्यादा तेज़ी से भी चलती हैं और ज़्यादा कंटिन्यूस तरीके से भी चलती हैं, सतत तरीके से भी चलती हैं। इसी में आपको पछुआ पवनों में 4 नाम आपको देखने को मिलेंगे, जिनको आप समझ लीजिए यहीं पे कि 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि एक तो गरजता चालीसा कहते हैं, गरजता चालीसा, यहाँ पे 50 डिग्री पे क्या होता है, प्रचंड पचासा होता है, प्रचंड पचासा। और एक आपका होता है 60 डिग्री पे, और गरजता जो आपका है गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा, और एक होता है चीखता साठा। तो इस तरीके से यहाँ पे नाम दिए जाते हैं दक्षिणी ध्रुव पे। ये तीनों किसके नाम हैं, दक्षिणी ध्रुव में। ये आपको ध्यान रखना, ये किस में नाम है, दक्षिणी ध्रुव में। तो ये दक्षिणी ध्रुव जो आपका है, ये दक्षिणी गोलार्ध, इस तरीके से, सॉरी दक्षिणी गोलार्ध की बात कर रहे हैं हम, दक्षिणी गोलार्ध की बात कर रहे हैं, एक सेकेंड, दक्षिणी गोलार्ध की बात कर रहे हैं। दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, 40 डिग्री पे आप यहाँ पे देखें, जैसे ये 40 है, ये 50 है, ये 60 है, तो इस तरीके से आप लगाएं, अगर 40, 50, 60, तो यहाँ पे जो होता है साल भर कंटिन्यूस समान वेग से चलती हैं। तो यहाँ पे जो गति होती है वो ज़्यादा होती है उत्तरी ध्रुव की तुलना में। तो उत्तरी ध्रुव की यानी उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है कि इनकी गति ज़्यादा होती है, तो इसलिए इनको 40 डिग्री पे गरजता चालीसा नाम दिया जाता है, प्रचंड पचासा, चीखता साठा, यानी यहाँ पे जो आपको पानी में जो है हवाएं, तेज़ बारिश यहाँ पे देखने को मिलेगी।
तो यहाँ पे आपको ये चीज़ देखने को मिलती है, इसीलिए इनका नाम रखा गया है गरजता 40, प्रचंड 50, चीखता 60। कई बार क्वेश्चन में आया हुआ है, तो इसीलिए मुझे लगा कि मैं आपको बता दूँ, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब हम बात कर रहे हैं जो ध्रुवीय पवन है उनकी बात कर लेते हैं। तो तीसरी आपकी है ध्रुवीय पवन है। तो ध्रुवीय पवनों में आपको समझ में आ रहा होगा कि ये आपके जो है तापमान की वजह से होती हैं। तो इसमें क्या होता है, इनकी तीव्रता ज़्यादा होती है। तो तीव्रता यानी पवनों की जो गति होगी वो ज़्यादा होगी, क्योंकि ये ठंडे क्षेत्र से बन के आती हैं, ध्रुवों से बन के आती है। ये मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि ये 90 डिग्री पे है और यहाँ से ऐसे चलती है। तो इनकी गति जो होती है, तीव्रता जो होती है वो ज़्यादा होती है। और इनकी तीव्रता जो है वो शीत ऋतु यानी ठंडी ऋतु में, शीत ऋतु में और अधिक हो जाती है, यानी अधिक गति देखने को मिलेगी, अधिक तीव्रता देखने को मिलती है। तो यहाँ पे अधिक जो आपको देखने को मिलेगी इसकी तीव्रता, वो क्या होगी, ठंडी शीत ऋतु में अधिक तीव्रता देखने को मिलेगी इन ध्रुवीय पवनों की। तो ये बात आपको समझनी है कि एक तो यहाँ पे ध्रुवीय उच्च वायुदाब की जो आपका विकास होता है, मैंने बताया कि जो पेटी बनती है, तो यहाँ पे जो पेटी के साथ में क्या होगा कि इस समय क्या होता है कि यहाँ पे ध्रुवीय उच्च दाब का विकास होता है और तापमान तो यहाँ पे कम होता है। तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, यहाँ पे मैंने बताया यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, कम है। तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, हाई होगा। तो यहाँ पे जो हवाओं का जो प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा, तो गति भी ज़्यादा होगी और ठंडी में तो और ज़्यादा हो जाती है। तो ये ध्रुवीय पवनें कहलाती हैं जो आपकी 90 डिग्री से 60 की तरफ चलती हैं। और फिर मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से जब ये टकराती हैं पछुआ पवनों से और किस तरीके से चक्रवात बनते हैं, वो सारी बातें हम करेंगे। इसमें लास्ट बात आप समझ लेते हैं आज के लिए, फिर हम कल से लोकल विंड्स पढ़ेंगे या आपकी जो स्थानीय पवनें हैं उनको पढ़ेंगे। ITCZ को समझ लीजिए। ITCZ वैसे मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ाया हुआ है, यहाँ पर मैं आपको ब्रीफ करूँगा, आप वहाँ से और अच्छे से समझ सकते हैं। मैं आपको ITCZ समझा देता हूँ। तो ITCZ क्या है, ITCZ क्या होता है, इसका फुल फॉर्म मैं लिख देता हूँ। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, यहाँ से आप जो है CONVERGENCA, तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। अब हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलते हैं अंतर, या आप अंतर इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जिस तरीके से आप चाहें वो एक ही बात होगी। तो अंतर उष्ण कटिबंधीय या उष्ण अभिसरण, कन्वर्जेंस का मतलब अभिसरण, तो उष्ण अभिसरण क्षेत्र, तो क्या बोलते हैं, अंतर उष्ण अभिसरण क्षेत्र यानी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। तो ये ITCZ क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो ये ITCZ क्या है वो हम बात कर लेते हैं। मैंने आपको बताया कि ITCZ का मतलब है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। तो एक मैंने आपको ये डायग्राम बनाया था 0 डिग्री पे, और मैंने बताया कि ये जो 5 डिग्री से लेके 5 डिग्री के बीच में ये क्या होता है, शांत क्षेत्र का होता है, जिसको डोल्ड्रम नाम दिया था हमने। और मैंने आपको ये इससे पहले मैंने जब सर्कुलेशन वाली जो चीज़ बता रहा था, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन यानी वायुमंडलीय परिसंचरण जब पढ़ रहे थे, तो मैंने बताया था कि यहाँ से हवाएं उठती हैं। मैंने इस तरीके से बताया था कि 0 डिग्री अगर ये है, तो मैंने आपको समझाया था कि 0 डिग्री यहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा होता है, और यहाँ पर लो प्रेशर बनता है। तो इस तरीके से मैंने समझाया हुआ था कि क्या होता है कि यहाँ पे 0 डिग्री पे हवाएं क्या होती हैं, हवाएं ऊपर उठती हैं, हवाएं ऊपर उठती हैं, हवाएं ऊपर उठती हैं। तो यहाँ पे उठ रही हैं वो अलग बात है, आ कैसे रही हैं, यहाँ 30 डिग्री से और 30 डिग्री से दोनों तरफ से क्या है, हवाएं एक जगह पे आके मिल रही हैं, एक जगह पे आके मिल रही हैं। तो ये क्या कर रही हैं, ये एक जगह पे आके मिल रही हैं, तो इसी मिलने को क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंस बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को कन्वर्जेंस बोलते हैं, यानी अभिसरण बोलते हैं, अभिसरण बोलते हैं। ठीक है, तो अभिसरण बोलते हैं। अब इस नाम से ही समझ लीजिए, अंतर उष्ण यानी इस वाले क्षेत्र को क्या बोलेंगे, मैंने आपको बताया था कि 30 डिग्री से और 30 डिग्री के बीच में
पूरा क्षेत्र को क्या बोलते हैं, मैंने आपको समझाया था, उष्णकटिबंधीय बोलते हैं, यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र इसको बोलते हैं। तो उष्णकटिबंधीय 30 से 30 के बीच में हो गया। तो अब इसी के अंदर में 5 डिग्री से 5 डिग्री के बीच में एक क्षेत्र और होता है, जो 5 डिग्री मतलब नॉर्थ और 5 डिग्री मतलब साउथ। तो 5 डिग्री साउथ और 5 डिग्री नॉर्थ के बीच में, अब इसको जब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के भीतर जब कोई क्षेत्र निकाला जाता है तो इसी को इंटरट्रॉपिकल बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? इंटरट्रॉपिकल बोलते हैं। ट्रॉपिकल मतलब उष्णकटिबंधीय, तो उष्ण बोलते हैं। तो अंतर उष्ण, इंटर मतलब अंतर और ट्रॉपिकल मतलब उष्ण। तो इंटर ट्रॉपिकल इसमें लिखा हुआ है, देखिए इंटर ट्रॉपिकल, तो इसका मतलब हुआ अंतर उष्ण, यानी कि पूरा क्षेत्र क्या है, उष्णकटिबंधीय है, उसके अंदर 5 डिग्री नॉर्थ से लेके 5 डिग्री साउथ के बीच का क्षेत्र कौन सा है, तो इंटर ट्रॉपिकल है। और इसी क्षेत्र में क्या है, हवाएं आके मिल के ऊपर उठ रही हैं। तो ये क्षेत्र कैसा है, ये जो 5 डिग्री वाला है, तो इसी को हमने क्या बोला था, ये कैसा क्षेत्र था, ये शांत क्षेत्र था। ये अभी हमने बात की, इसको डोल्ड्रम नाम दिया था। तो ये क्षेत्र जो है वो आपका इस तरीके से काम करता है। तो ये ITCZ का क्या पूरा मतलब हुआ कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। अब जोन मतलब क्षेत्र, ठीक है, तो क्षेत्र। तो इस इंटर ट्रॉपिकल में जब हवाएं आकर मिलती हैं और ऊपर उठती हैं तो इसी लाइन को क्या बोलते हैं, इसी क्षेत्र को क्या बोलते हैं, तो इसी को ITCZ बोलते हैं, इंटर ट्रॉपिकल बोलते हैं। अब इसी के हिसाब से आगे हम जब बात करेंगे तो आपकी स्थानीय पवनों को लेके कल बात होगी, यानी अगली वीडियो में बात होगी। तब तक के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, थोड़ा सा हमारा सपोर्ट करते रहिए और इस तरीके से हमारी क्लासों को देखते रहिए, प्यार देते रहिए और हम आपके लिए मेहनत करते रहें। और इसके लिए आपका मोटिवेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो तब तक के लिए आप इस क्लास को देखिए, आपको नहीं समझ में आए तो बार बार देखिए, 2 बार 3 बार देखिए, आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और इस तरीके से अगर कोई पढ़ा सकता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, कुछ कमी लग रही है आपको तो बताइए। तो आप इस तरीके से अगर मुझे लगता है चीज़ें समझ गए हैं तो आपको हम अगली क्लास आपको प्रोवाइड करवाएंगे जल्दी ही। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।